हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग वांगजी को किडनैप करके अपने घर ले आया था, जहाँ उसने वांगजी को अपने ही एक फार्म हाउस में लॉक कर दिया था। और वांगजी जो कि बिल्कुल एक पेशेंट था, जिसका माइंड अभी बच्चे जैसा था, उसका दिमाग अभी बच्चों वाला था और इसीलिए वो ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। विंग उसे बात लेने के लिए कहता है और वांग जी डरते हुए वहाँ पर चला जाता है। विंग जो कि कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली सोच रहा था, विंग अपने फ़ोन को देखता है और फिर अपने फ़ोन को उठाकर वो कुछ रिपोर्ट्स देखने लगता है। तब तक वांग जी भी बात ले लेता है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, विंग की नज़रें वांग जी पर जाती हैं, जहाँ वांग जी जो कि एक पिंक कलर के बाथरोब में बहुत ही एलिगेंटली चल कर आ रहा था। हालांकि उसकी हरकतें तो बच्चों वाली थी, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल किसी अडल्ट मैन की तरह थी। ये देखकर वांग जी को इस लुक में देखकर, जहाँ उसके गीले बाल, गीली बॉडी और उसका वो बाथरोब जो कि उसकी नी तक आ रहा था, विंग बस उसे देखता रह जाता है। विंग ने बहुत सारे ब्यूटीफुल गर्ल और बॉयज़ देखे थे, लेकिन वांग जी की ब्यूटी अलग ही लेवल पर थी और विंग बस उसे देख रहा था। विंग की वो आइज़ शाइन कर रही थी, डार्क हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल बॉय कभी नहीं देखा था। विंग ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कोई लड़का इतना खूबसूरत हो सकता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी की बॉडी ज़्यादा मस्कुलर नहीं थी, या यूँ कहें बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बॉडी काफ़ी स्लिम और फ्लेक्सिबल थी और साथ ही थोड़ी थिन भी। वांग जी की वेस्ट जो कि थोड़ी थिन थी और बाथरोब से साफ साफ हिजेस नहीं दिख रही थी। उसके लेग जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी चलकर वहाँ आता है और फिर वो अपने कपड़े ढूंढने लगता है। ये देखकर विंग अपने गले को थोड़ा सही करके वांग जी से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है, अपनी एक फिंगर को अपने माउथ में लेता है, अपने दांतों नीचे हल्का सा दबाने लगता है। ये देखकर विंग अपनी उन आँखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी उसे जानबूझकर सिड्यूस कर रहा है। लेकिन वांग जी बेचारा क्या करता, उसे तो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल रहा था कि वो विंग को किस तरीके से एड्रेस करे, उससे कुछ पूछे अपने कपड़ों के बारे में। वांग जी अपने सर को झुका लेता है, अपने पैरों से खेलने लगता है। विंग जो कि उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था बहुत ही बारीकी से, वो वांग जी के हर एक पॉइंट को देख रहा था। वांग जी हिचकिचाते हुए अपने उस फिंगर को अपने दांतों नीचे दबाते हुए बहुत ही स्वीट, बिल्कुल मीठी शक्कर जैसी आवाज़ में बोलता है, मेरे कपड़े। और जैसे ही वांग जी के मुंह से विंग सुनता है, वो एक पल के लिए पूरी तरीके से मिसमराइज हो जाता है, लेकिन फिर वो धीरे से कहता है, तुम्हारे कपड़े क्लोजेट में हैं। ये सुनकर वांग जी इधर उधर देखता है, क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, इतने ज़्यादा रिच नहीं थी, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वहाँ पर क्लोजेट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। उनके कपड़े ज़्यादातर अलमारी में होते थे और यहाँ तो वांग जी को ऐसी कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही थी। ये देखकर विंग उसे एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है। ये देखकर वांग जी कहता है, उसमें उसमें है मेरे कपड़े। इस पर विंग बस ने जवाब देता है। वांग जी उस तरफ जाता है, वो
उस दरवाज़े को खोलता है जहाँ सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे, ज्वेलरी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक पर्सन को ज़रूरत होती है। सारी चीज़ें उसी में मौजूद थी। वांग जी तो बस अपनी आंखें फाड़ कर वो सब चीज़ें देख रहा था और विंग बस उसे देख रहा था। वांग जी जाकर वहाँ उन ट्राउज़र्स और इन सब की जगह विंग की एक ब्लैक शर्ट को उठा लेता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है, जिस पर विंग उससे पूछता है क्या हुआ। जो सुनकर वांग जी उस शर्ट को आगे करके बहुत ही क्यूटली पूछता है क्या मैं ये पहन सकता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी अंकल, बताइए। ये सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है जब वांग जी उसे अंकल बुलाता है और विंग अपनी जगह से उठता है, वांग जी के करीब जाने लगता है। ये देखकर वांग जी के कदम ऑटोमेटिकली पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर विंग अपने उन कदमों को और भी ज़्यादा लॉन्ग कर लेता है और लंबे लंबे कदम रखकर वांग जी के बहुत करीब चला जाता है। वांग जी जो कि अभी भी विंग से पीछे हट रहा था, विंग अपने हाथ को बढ़ाता है और बहुत फुर्ती से वांग जी को उसकी उस थिन वेस्ट से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे वांग जी पूरी तरीके से डर जाता है, अपनी उन आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और वांग जी जो कि डर से कांपने लगा था, ये देखकर विंग अपने एक हाथ को वांग जी के चिन के नीचे रखता है। वांग जी के वो गीले बाल जो थे उनसे पानी टपक कर अब विंग के हाथों पर गिर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा डर रहा था, ये चीज़ विंग को फील हो रही थी। विंग उसकी उस चिन को पकड़कर बड़े ही आराम से लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्टली कहता है, हे तुम मुझे अंकल नहीं बुला सकते, मेरी एज इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि तुम मुझे अंकल कहो। ये सुनकर वांग जी डरते हुए विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग उसके उस चिन को उसकी चिन पर अपने उन फिंगर्स को और भी ज़्यादा टाइटली प्रेस करके कहता है, तुम मुझे अंकल की जगह कुछ और बुला सकते हो। ये सुनकर वांग जी पूछता है, मैं आपको क्या 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 बुलाऊं, जिस पर इनके चेहरे पर एक स्मॉक आता है। देखकर वांग जी और भी ज़्यादा डर जाता है। वांग जी विंग को थोड़ा पुश करने लगता है, लेकिन भला उस बेचारे की ताकत विंग जैसे माफिया के आगे क्या थी, कुछ भी नहीं। विंग की ताकत वांग जी से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए विंग वांग जी को बिल्कुल नहीं हिलने देता और उसके बहुत करीब चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि उसकी मेंटल एज इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो विंग के हर एक गेस्चर को समझ सके, उसकी हर एक बात को समझ सके और वो एक बच्चे की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। विंग उसके कान के पास जाकर बहुत ही डीप और डोमिनेटिंग वॉइस में कहता है, कॉल मी सैया। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, हे कॉल मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या हस्बैंड, ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वह वांग जी की आंखों में आंखें डाल कर कहता है, तो तुम मुझे सैया बुला सकते हो। ये सुनते ही वांग जी नाम में सर हिलाता है, जिस पर विंग कहता है, अगर तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही वांग जी कहता है, आप मुझे यहाँ उठा कर लाए हैं और आप मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। वांग जी किसी की नहीं मानेगा। वांग जी अपने 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 मन की करता है। ये सुनकर वही कहता है, हाँ तुम अपने मन की कर सकते हो जिस पर चाहे उस पर, लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात को सिंसियरली ओबे करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर सकता हूँ। ये सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो विंग से कहता है, प्लीज़ 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 छोड़ दो प्लीज़, देखो मुझे मेरी शीजी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वांग जी गंदा लड़का नहीं है, वांग जी वो बहुत अच्छा है। ये सुनकर विंग कहता है, बहुत अच्छे हो तुम, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वही करो। ये सुनते ही वांग जी डरते हुए कहता है, ठीक है, मैं बोलूँगा,
ये सुनकर वांग जी कहता है तो बोलो ना, जिस पर वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग कहता है बोलो, जितना कहा है अभी उतना ही करो। ये सुनते ही वांग जी डरते हुए कहता है स स स स स स जिस पर विंग कहता है थोड़ा जल्दी बोलोगे। ये सुनते ही वांग जी अपनी उन आँखों को बहुत ही टाइटली बंद कर लेता है और अपनी उस लड़खड़ाती घबराती ज़बान में कहता है सैया सैया। ये सुनते ही वांग जी कहता है गुड जॉब, और ये बोलकर वो धीरे से वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी जैसे ही विंग से आज़ाद होता है वो उस क्लोजेट से बाहर भाग जाता है और सीधा उस रूम में आकर चैन की सांस लेता है। तभी विंग वापस रूम में आ जाता है। वांग जी उसे देखता है। वांग जी सीधा ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और एक छोटा सा टेडी बियर बन जाता है उस ब्लैंकेट से खुद को कवर करके। वांग जी का एक बॉडी पार्ट भी बाहर नहीं दिख रहा था। ये देखकर विंग के होठों पर एक स्मर्क आ जाता है। वांग जी को इस तरीके से देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को इस छोटे से लड़के को बुली करने में बहुत मज़ा आ रहा था। विंग उसे इस तरीके से देखकर रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी को जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनती है, वांग जी डरते हुए उस ब्लैंकेट को हटाता है अपनी उन आँखों से और वो देखता है कि कमरा बिल्कुल खाली है, मतलब विंग यहाँ से जा चुका है। ये देखकर वांग जी उस ब्लैंकेट से खुद को आज़ाद करता है, नीचे आता है और फिर उस ब्लैक शर्ट को देखता है। वांग जी धीरे से कहता है ये तो बिल्कुल साइको है। ये बोलकर वांग जी उस शर्ट को देखने लगता है। फिर वो उस शर्ट को घूरते हुए कहता है सैया नहीं, ये साइको है। साइको नहीं है। ये बिल्कुल पागल है। ये मुझे यहाँ उठा के ले आए। शिजी कहाँ होगी? शिजी प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लो। ये इंसान मुझे उठा के ले आया। शिजी है। वांग जी को डर लग रहा है। वांग जी को शिजी के पास जाना है। नहीं, वांग जी यहाँ नहीं रह सकता। अरे बोलते हैं वांग जी बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, क्योंकि वांग जी को सच में यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि वो अपने इस डर को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बेचारा वांग जी क्या ही करता। वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो ऐसे ही वहाँ पर बैठा रहता है और फिर वांग जी ऐसे ही वहाँ सो भी जाता है। कुछ घंटों बाद विंग वापस रूम में आता है। विंग जो कि अपने स्टडी रूम में गया था वो वापस आता है। वो देखता है कि वांग जी ऐसे ही वहाँ पर लेट चुका है। ये देखकर विंग वांग जी के पास जाता है। तभी उसकी नज़र वांग जी की उस लैग पर जाती है जो कि उसके उस बाथरूम से बाहर झांक रही थी। ये देखकर विंग अपनी उन आँखों को घुमा लेता है, ब्लैंकेट उठाता है, सीधा वांग जी के ऊपर फेंक देता है, वांग जी को अच्छे से कवर करता है और फिर वो जाकर सोफे पर लेट जाता है। तभी उसके कानों में वांग जी की आवाज़ जाती है शिजिए। वांग जी को डर लग रहा है। शिजिए वांग जी को डर लग रहा है। मम्मा वांग जी को यहाँ से निकालिए मम्मा। वांग जी जो कि नींद में बड़बड़ा रहा था, शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा था। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ें सुनता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वांग जी को देखता है जो कि काफ़ी डरा हुआ था। उसके चेहरे पर साफ साफ डर था और ये चीज़ पता नहीं क्यों, लेकिन विंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग जी के फेस पर डर है। हाँ, वो वांग जी को डरते हुए देखना तो चाहता है, लेकिन सिर्फ खुद से। वो नहीं चाहता कि वांग जी के चेहरे पर किसी और को लेकर हल्का सा भी डर आए। वांग जी के फेस पर डर सिर्फ उसकी वजह से आना चाहिए, ना कि किसी और की वजह से। इसलिए विंग अपने उस सोफे से उठता है, वांग जी के पास जाता है और जाकर वांग जी के पास ही लेट जाता है। वांग जी डरते हुए विंग के थोड़ा करीब आ जाता है। विंग भी अपने उन हाथों को बढ़ाकर वांग जी को अपनी उन बाहों में ले लेता है और वांग जी विंग से बिल्कुल चिपक जाता है। विंग वांग जी के सर को सहलाने लगता है। वांग जी अपने उस फेस को विंग के नेक में बहुत ही बुरी तरीके से छुपा लेता है। ये देखकर विंग अनजाने में ही वांग जी को और भी टाइटली अपने करीब कर लेता है। विंग को नहीं पता क्यों वो इस लड़के को अपने इतने करीब आने दे रहा है। जहाँ तक विंग के रूल्स हैं ये उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई
उसे छुए और उसके इतना ज़्यादा पास रहे। लेकिन ये ओमेगा विंग के करीब आ रहा है, विंग के पास आ रहा है, विंग को छू रहा है, विंग से इजाज़त दे रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब क्यों हो रहा है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी ऐसे ही विंग से लिपट कर वहीं सो जाता है। उसका डर धीरे धीरे काम डाउन होता है। विंग उसके सर को सहलाने लगता है। विंग अपनी उस सॉफ्ट वॉइस में कहता है जो कि शायद उसने कभी यूज़ भी नहीं की। विंग ने आज तक कभी किसी से सॉफ्ट वॉइस में तो बात बिल्कुल नहीं की, यहाँ तक कि वो अपनी मदर से भी कभी सॉफ्ट वॉइस में बात ही नहीं करता, क्योंकि विंग को पता ही नहीं कि नरमी किसे कहते हैं। लेकिन वांग जी को इस तरह देखकर विंग की अपने आप ही बहुत ही शांत आवाज़ निकलती है, जिसे सॉफ्ट तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ी शांत, जिसमें ना गुस्सा था, ना उसकी वो अथॉरिटी थी, ना कुछ और था। और बस अपनी उस शांत आवाज़ में कहता है, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर, चुप, बिल्कुल चुप। और वो ऐसे ही वांग जी के सर को सहलाने लगता है। वांग जी भी अनजाने में विंग के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और ऐसे ही उसे शांत कराते कराते कब विंग सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरे फार्म हाउस में देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मची थी, जहाँ पर एक तरफ सेकंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ पर दो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, दो ओमेगा के, जो कि बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे थे। वहाँ पर मौजूद महंगे महंगे जो भी वास रखे थे, पेंटिंग्स रखी थी, ग्लास रखे थे, कुछ भी रखा था, A to Z हर एक चीज़ को उठाकर वहाँ मौजूद उन दो अल्फ़ा पर फेंका जा रहा था, जिनमें से एक अल्फ़ा जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए एक वॉल के पीछे छुप जाता है। तभी उसके कानों में एक ओमेगा की बहुत ही डेथ क्लियर वॉइस आती है, यू बास्टर्ड, मेरे सामने आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की, वह भी बिना मेरी परमिशन के। तुम खुद को समझते क्या हो, एक माफिया हो तो मतलब कुछ भी करोगे। हाँ शू यांग के बच्चे, मेरे सामने आओ, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा तुमने कर दिया है ये, मैंने तुम्हें इतनी परमिशन नहीं दी, और एक मिनट, मैंने तो तुम्हें परमिशन ही नहीं दी ना, मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुमसे कोई बात करता हूँ, और तुम ऐसे ही मुझे यहाँ उठा कर ले आए बिना ये सोचे समझे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये बोलते हुए शा शिनचैंग शुयांग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा वास फेंक कर मारता है। वो वास उस वॉल से टकरा जाता है। शुयांग जो कि उस वॉल के पीछे छुपा हुआ था, वो अपने नाखूनों को चबाते हुए कहता है, शुयांग कुछ सोच, इस फाइट ओमेगा से इससे बचना होगा, ये तुझे मार देगा। तभी शुयांग कहता है, हे वाइफी, अगर तुम मुझे ऐसे मारोगे तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, तुमने तो उनके बाप को होने से पहले ही मार दिया। जो सुनते ही शा शिनचैंग गुस्से से कहता है, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से बात करने की, और क्या कहा, बच्चे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ बच्चे, शायद तुम किसी ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शा शिनचैंग किस चीज़ का नाम है। आज तो तुम मुझे यहाँ उठा कर लेकर आए हो, अगर तुम हाथ पैर जोड़कर मुझे यहाँ से बाहर ना भेजो ना, तो मेरा नाम भी शा शिनचैंग नहीं, पूरी इज्जत के साथ छोड़ कर आओगे, अगर तुम्हारी ज़िंदगी मैंने नर्क ना बना दी हो तो। इस पर शुयांग कहता है, वो तो दिख ही रहा है कितने ज़्यादा डेंजरस हो, सच में दया नाम की तो चीज़ ही नहीं है। मैंने कितना सोचा था, कितने स्वीट, कितने क्यूट हो गए तुम, लेकिन तुम तो बिल्कुल ड्रैकुला हो, ड्रैकुला, मेरा खून पी रहे हो यहाँ से, जब से उठो तब से तोड़फोड़ मचा रखी है, अरे कुछ चीज़ों को तो छोड़ दो। जिस पर शा शिनचैंग टेबल उठाकर सीधा शुयांग की तरफ फेंक कर कहता है, क्या कहा तुमने, हाँ मैं ड्रैकुला हूँ, ड्रैकुला, हाँ ड्रैकुला, तुमने बोल ही दिया ना, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, तुम्हारा अगर खून का एक एक कतरा ना चूसा ना तो देखो तुम। तभी ऊपर से
कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये देखकर वो दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ जियांग चैन यानी कि वी चैंग भाग रहा था और उसके पीछे लान शिचैन लान शिचैन एक पेंटिंग को उठाकर भाग रहा था। जियांग चैन चिल्लाते हुए कहता है, शू यांग बचाओ मुझे प्लीज़, ये तो मेरी अर्थी उठा देगा। इस पर शू यांग चिल्लाते हुए कहता है, अबे गधे तू माफिया है, तू एक कॉलेज बॉय से डर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू माफिया वर्ल्ड में हमारी इज्जत कटवा देगा। ये सुनते ही जियांग चैन कहता है, अबे इज्जत गई तेल लेने, ये तो मेरा मर्डर कर देगा। देख यार, अगर तू मेरा थोड़ा सा भी भाई है ना, प्लीज़ बचा ले। क्या किसे उठा के ले आया मैं, क्या सोचा था, क्या निकला। शक्ल देखकर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत डेंजरस है, कोई बचाओ मुझे। अरे बोलते हुए वो लान शिचैन से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी वो पेंटिंग सीधा जियांग चैन के सर पर लैंड करती है और जियांग चैन के सर के अंदर यानी कि उसकी गर्दन पे डल जाती है। ये देखकर शू यांग कहता है, हो गया राम नाम सत्य, लगता है अंकल को फ़ोन करना पड़ेगा कि उनका एक बेटा अपनी होने वाली वाइफी के हाथों ही मारा जा चुका है। ये सुनते ही जियांग चैन कहता है, मैं ज़िंदा हूँ। फिर जियांग चैन अपने हाथ से सफ़ेद रुमाल दिखाते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ, प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो यहाँ से प्लीज़। जिस पर लान शिचैन सीधा उसके पास आते हैं और उसके उन बालों को खींच कर घुमाते हुए कहते हैं, तुम मुझे मेरे घर से उठा कर लाए हो, अगर मेरी बहन को पता चला तो वो कितनी ज़्यादा परेशान हो रही होगी, और तुम मुझे यहाँ उठा कर ले आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यू जियांग चैन। और ये बोलते ही वो जियांग चैन को हिट करता है। वही जियांग चैन दर्द से करा उठता है। लान शिचैन उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाता है और उन दोनों दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से वो दोनों ओमेगा पीट कूट कर वहाँ पर ज़मीन पर गिरा छोड़कर सीधा नीचे आते हैं, क्योंकि उन्हें भूख भी तो बहुत लगी थी। आखिर इतने घंटों से वो लोग बेहोश थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वो दोनों ओमेगा इतने टाइम से बेहोश थे, उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों किचन में जाते हैं जहां वो अपने लिए बहुत ही अच्छा डिनर तैयार करते हैं। तभी उनके पास जियांग चैन आता है, जो कि अपने सर पर रुमाल रख कर आता है, क्योंकि सच में उसके सर से खून निकलने लगा था। लेकिन ये चोट उसके लिए इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि लड़ाई करते वक्त उसे इससे भी भयानक चोट लगी थी। वहीं शू यांग अपने एल्बो को पकड़ कर आता है, जहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसे इस तरह देखकर वो लोग बस अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। जियांग चैन वहाँ बैठकर लान शिचैन से कहता है, हे मुझे भी भूख लगी है। जिस पर जियांग चैन कहता है, जिस पर लान शिचैन कहते हैं, तो खुद खा लो। जिस पर जियांग चैन कहता है, प्लीज़ कुछ तो खिला दो, मैंने भी तुम्हें किडनैप करने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर लान शिचैन कहते हैं, तो मैंने कहा था कि तुम मेरा किडनैप करो। जिस पर जियांग चैन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर लान शिचैन कहते हैं, प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे किडनैप ही कर लोगे, प्यार का मतलब ये नहीं होता। जिस पर जियांग चैन कहता है, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते। जिस पर लान शिचैन कुछ सोचने लगते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। वो ही उसके एक्सप्रेशन देखकर जियांग चैन कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये सुनकर लान शिचैन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जियांग चैन उनके पास बैठकर कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पता था कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ उठा कर ले आया। हाँ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली माफिया से बिलोंग करती है और ये चीज़ शायद तुम और तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर लान शिचैन बस जियांग चैन को देखते ही रह जाते हैं। जियांग चैन उनके हाथ पर अपने हाथ को रखता है। ये देखकर लान शिचैन जल्दी से अपने हाथ को खींच लेते हैं। जिस पर जियांग चैन हल्की से स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार को इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूँ, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो क्यों ना हम
थोड़ा टाइम साथ में रहें। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, तुम्हें मैं अच्छा ना लगूं, तो तुम खुशी से यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाला। ये सुनकर लांसी चैन और शासन चैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की बातों में सच्चाई तो उन्हें नज़र आ रही थी। और ये देखकर वो दोनों अल्फ़ा भी एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो अपने ओमेगा के आंसर का वेट कर रहे हों। थोड़ी देर बाद लांसी चैन कहता है ठीक है। इस पर जियांग चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी लांसी चैन कहता है रुको। इस पर जियांग चैन रुक कर लांसी चैन की तरफ देखता है। लांसी चैन कहते हैं लेकिन हमारे कुछ रूल्स हैं। जिस पर जियांग चैन कहता है मैं तुम्हारे हर रूल को फॉलो करूँगा। जिस पर लांसी चैन कहते हैं पहले सुन तो लो। इस पर जियांग चैन कहता है बोलो। इस पर लांसी चैन कहते हैं सबसे पहली बात कि तुम यहाँ रहोगे ज़रूर, लेकिन तुम हमारे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते। इस पर जियांग चैन कहता है ठीक है, शादी से पहले वैसे भी हमारे यहाँ करीब नहीं आते। इस पर लांसी चैन कहते हैं और दूसरी बात कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करोगे। अगर मैं ना बोलूँ तो उसका मतलब ना ही होगा। इस पर जियांग चैन कहता है ठीक है। तभी चलिए मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।